हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, महिला पर्यवेक्षक आईसीएमआर रिपोर्ट का आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं। ये आईसीएमआर रिपोर्ट में लगभग 1000 एमसीक्यू होंगे, जिसमें 2020 और 2024 दोनों के शामिल होंगे। पार्ट 1 आपने नहीं देखा हो तो ठीक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, जस्ट नीचे ही आप देखोगे वीडियो के तो आपको मिल जाएगी। अगर वहाँ नहीं मिले तो कमेंट बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, किसी किसी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स देना नहीं आता है तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर डाल दूँगी, है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, लगभग 22 क्वेश्चन मैं पहले वीडियो में करवा चुकी हूँ और इस अगले हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एक सामान्य पुरुष को प्रतिदिन कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए। एक जो सामान्य पुरुष होता है, जो सामान्य काम कर रहा है, उसको प्रतिदिन कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जो आईसीएमआर 2020 कहता है। तो आईसीएमआर 2020 कहता है कि एक सामान्य पुरुष को प्रतिदिन 130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए। कितनी कार्बोहाइड्रेट चाहिए? 130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए। कार्बोहाइड्रेट जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है, इसका जो अनुपात होता है वो 1:2:1 होता है। मतलब इसमें कार्बन का 1 अणु, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। एक सामान्य पुरुष को प्रतिदिन 130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अपने खाद्य पदार्थ से लेना चाहिए। 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे खाद्य में, मतलब हमारे खाने में। एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है प्रोटीन और एक होता है फैट, मतलब वसा। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये 3 ऐसे मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन कितना चाहिए सामान्य पुरुष को, सामान्य महिला को, 18 साल के लड़के को, 16 साल की लड़की को, ये सारा मैंने आपको जो पिछला वीडियो है उसमें करवा चुकी हूँ। फैट की बात करें तो फैट 27 ग्राम चाहिए है। एक सामान्य पुरुष और एक सामान्य महिला को प्रतिदिन 27 ग्राम फैट चाहिए है। ये आईसीएमआर की रिपोर्ट 2024 में कहा गया है कि एक सामान्य पुरुष और सामान्य महिला को 27 ग्राम फैट चाहिए है। बात कर रहे हैं अभी हम कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है डाइसेकेराइड और एक होता है पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड वो होता है जिसमें सेकेराइड का 1 अणु होता है। डाइसेकेराइड वो होता है जिसमें सेकेराइड के 2 अणु होते हैं। और पॉलीसेकेराइड वो होता है जिसमें सेकेराइड के कई अणु आपस में मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट को सेकेराइड या कार्ब्स भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी अगर हो जाती है तो रक्त में शर्करा का स्तर कम हो जाता है, और यदि इसकी ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो रक्त में शर्करा का स्तर ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि सर दर्द भी रहता है। कमी हो जाती है तो भी सर दर्द रहता है, अधिकता हो जाती है तो भी सर दर्द रहता है। मोनोसेकेराइड जो होते हैं एकदम सरल शर्करा होती है, एक सिंपल शुगर होती है, जिन्हें आगे सरल रूपों में हाइड्रोलाइज्ड या विघटन नहीं कर सकते। मतलब आप डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में तोड़ सकते हो, पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में तोड़ सकते हो, लेकिन आप बोलो कि मोनोसेकेराइड को तोड़ लो तो मोनोसेकेराइड को आप नहीं तोड़ पाओगे। मोनोसेकेराइड के उदाहरण है जैसे कि ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, राइबोज हुआ, ये मोनोसेकेराइड के उदाहरण है। आपसे पूछे कि जो फलों में जो शर्करा पाई जाती है, फलों की शर्करा को क्या बोलते हैं? तो जो फलों की शर्करा होती है उसको फ्रक्टोज बोलते हैं। गैलेक्टोज जो है, गैलेक्टोज भी एक मोनोसेकेराइड शर्करा होती है। ये सुक्रोज की तुलना में 65% अधिक मीठी होती है, और नॉर्मली देखा जाए साधारणतः तो ग्लूकोज जितना मीठा होता है उतनी ही होती है। अगर ग्लूकोज की हम ये अपने कार्बोहाइड्रेट का सूत्र की बात करें तो C6H12O6 होता है। अगर गैलेक्टोज की बात करें तो C12H22 और O11 गैलेक्टोज का सूत्र होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ग्लूकोज को ब्रोमीन के साथ क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, या जब ग्लूकोज को ब्रोमीन जल से उपचारित किया जाता है तो क्या बनता है? तो ये ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। इसका उपयोग विष हरण के लिए किया जाता है, जैसे कि किसी ने काट लिया है, जहर उसके अंदर फैल गया है, तो इसका उपयोग किया जाता है ग्लूकोज में ब्रोमीन को मिला के। बहुत सारी जगह पे ग्लूकोज, फ्रक्टोज का उपयोग होता है। जो मेल होता है,
मेल होता है उसको जो शुक्राणु बनते हैं, मेल व्यक्ति के जो शुक्राणु बनते हैं उसमें भी फ्रक्टोज पाया जाता है। यदि व्यक्ति के शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तो उसकी शुक्राणु भी कम मात्रा में निकलेंगे। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, ये भी प्रजनन अंग से संबंधित क्वेश्चन में पूछा जाता है ना। तो एक सामान्य पुरुष को प्रतिदिन कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए? 130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एक सामान्य पुरुष को प्रतिदिन चाहिए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सामान्य महिला को प्रतिदिन कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए? 120 ग्राम, 130 ग्राम, 175 ग्राम या 200 ग्राम। तो चाहे सामान्य पुरुष हो चाहे सामान्य महिला हो, दोनों को ही 130 ग्राम चाहिए। सामान्य पुरुष को भी 130 ग्राम चाहिए है और सामान्य महिला है उसको भी 130 ग्राम चाहिए। याद रखना, कार्बोहाइड्रेट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सामान्य पुरुष सामान्य महिला का, तो उसको 130 ग्राम ही चाहिए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितना कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है? 120 ग्राम, 130 ग्राम, 175 ग्राम या 200 ग्राम। देखो एक गर्भवती महिला है, अब गर्भवती महिला है तो उसको तो ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उसके गर्भ में एक दूसरा भी जीव जन्म ले रहा है, तो उसको ज़्यादा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ये आपको पता है। जबकि 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये तीनों फैक्ट भी आपको याद रखना। वैसे तो जनरली सारे लोगों को याद होता है, लेकिन जो नए लोग हैं अगर उन्हें नहीं हो तो ये याद रखिएगा। अब बात कर रहे हैं एक गर्भवती महिला को। देखो एक साधारण महिला को तो कितनी आवश्यक होती है? 130 ग्राम। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि एक गर्भवती महिला को सामान्य महिला से कितना अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 45 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जब हम 130 में 45 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 175 ग्राम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 175 ग्राम। एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन 175 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, साधारण महिला को 130 ग्राम चाहिए होता है और गर्भवती महिला को 175 ग्राम चाहिए होता है। आपसे अगर ये तो मैंने ये क्वेश्चन डाला है कि एक गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए। अगर मैं ये क्वेश्चन डालूं कि एक गर्भवती महिला को एक सामान्य महिला से कितना अतिरिक्त प्रोटीन चाहिए, तो अतिरिक्त की बात आएगी तो आपको प्लस 45 ग्राम लगाना है। यदि आएगा कि एक गर्भवती महिला को कितनी कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है तो आपको 175 ग्राम लगाना है, ये याद रखिएगा। 45 ग्राम अतिरिक्त और टोटल कितनी? 175 ग्राम। सामान्य पुरुष और सामान्य महिला को 130 ग्राम। ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला है, एक स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन कितना कार्बोहाइड्रेट आवश्यक होता है? स्तनपान कराने वाली महिला को धात्री महिला या लैक्टिंग मदर भी बोला जाता है। इनको कितनी चाहिए? देखो स्तनपान कराने वाली महिला को सामान्य पुरुष, सामान्य महिला और गर्भवती महिला दोनों से ही ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि उसको मिल्क प्रोड्यूस होता है उसके शरीर से, तो जिसके लिए उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। तो एक जो धात्री महिला है उसको सामान्य महिला से 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की अतिरिक्त आवश्यक होती है। गर्भवती महिला को कितना चाहिए था? एक सामान्य महिला से 45 ग्राम ज़्यादा चाहिए था। और धात्री महिला को या स्तनपान कराने वाली महिला को कितना चाहिए है? धात्री महिला को 130 + 70 मतलब 200 ग्राम चाहिए। कहाँ है 200 ग्राम? उत्तर ये है। तो एक स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन कितना कार्बोहाइड्रेट आवश्यक है? 200 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आवश्यक है। तीनों फैक्ट याद रखिएगा। साधारण महिला को कितना चाहिए है? साधारण महिला को चाहिए है 130 ग्राम। धात्री महिला को कितना चाहिए है? धात्री महिला को चाहिए है 200 ग्राम। और जो गर्भवती महिला है उसको कितना चाहिए है? गर्भवती महिला को 175 ग्राम चाहिए। ये फैक्ट याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए? 200 ग्राम। 130 ग्राम से कितना अतिरिक्त चाहिए? अगर आपसे पूछें एक स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन एक सामान्य महिला से कितना अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट चाहिए है, तो 70 ग्राम अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट चाहिए। यदि टोटल मात्रा पूछें कि एक स्तनपान कराने वाली महिला को कितना कार्बोहाइड्रेट आवश्यक है, तो 200 ग्राम आंसर आ जाएगा। ये फैक्ट याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, एक शिशु जो 0 से 6 महीने का है, एक बच्चा जो 0 से 6 माह का होता है, जो कि न्यूबॉर्न बेबी कहलाता है। नवजात बच्चा बोलते हैं जब बच्चा 0 से 28 दिन का होता है, तब उस बच्चे को नवजात बच्चा बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है नवजात किसको कहते हैं, तो 0 से 28 दिन के बच्चे को नवजात बोलते हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं, एक शिशु जो कि 0 से 6 महीने का है, उसको प्रतिदिन कितना कार्बोहाइड्रेट आवश्यक है। जो 0 से कितना है, 6 महीने का। अब 0 से 6 महीने का बच्चा के पूर्णतः किस पे डिपेंड करता है, पूरी तरह से स्तनपान पर डिपेंड करता है। मतलब माता के दूध पर ही निर्भर करता है। उसको पानी भी नहीं दिया जाता है, कुछ भी नहीं दिया जाता है। 6 महीने के बाद, जनरली 4 महीने के बाद कहीं कहीं पर देने लगते हैं पूरक आहार, पतला पतला दाल का पानी वगैरह। और 6 महीने के बाद उसको ऊपरी आहार या पूरक आहार देना स्टार्ट हो जाता है। आंगनवाड़ी में भी अन्नप्राशन जो कार्यक्रम होते हैं मंगलवार को, वो आरंभ हो जाता है। इसके लिए आप लोगों को कमेंट करके मुझे बताना है कि अन्नप्राशन जो कार्यक्रम है वो आंगनवाड़ी में किस मंगलवार को आरंभ होता है। मैंने एक वीडियो में ये करवाया भी है, आंगनवाड़ी में अन्नप्राशन कार्यक्रम कब आरंभ होता है, मतलब आंगनवाड़ी में अन्नप्राशन कार्यक्रम किस मंगलवार को किया जाता है। पहले से 5वें हर मंगलवार को आंगनवाड़ी में कुछ ना कुछ मनाया जाता है, जैसे कि जन्म दिवस हुआ है ना, अन्नप्राशन दिवस हुआ, गोद भराई दिवस हुआ, लालिमा दिवस हुआ, किशोरी दिवस हुआ, ये सारा मनाया जाता है। आपको ये बताना है कि अन्नप्राशन दिवस किस मंगलवार को मनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, एक शिशु जो 0 से 6 महीने का, उसे कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उसे 55 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए। 0 से 6 महीने के जो बच्चा है उसको कितना कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन चाहिए है, तो 0 से 6 महीने के बच्चे को कितना चाहिए है, 55 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए। और ये उसको कहाँ से मिलता है, ये उसको माता के दूध से मिलता है। माता का जो दूध होता है उसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जो कि जिसने मेरा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया होगा या जिन्होंने हमारे नोट्स लिए होंगे, उनको एक ग्रुप मिला होगा, एक व्हाट्सएप का और 2 टेलीग्राम का, जहाँ पे उन्हें डेली टेस्ट देने का मौका भी मिलता है। डेली टेस्ट सीरीज़ होती है, डेली आपको क्वेश्चन बहुत सारे याद कराए जाते हैं। अभी हमारा जो ऑनलाइन ग्रुप है उसमें किशोर न्याय अधिनियम चल रहा है विद ट्रिक सारी, क्योंकि 112 धाराएं हैं, 112 धाराएं को नॉर्मल याद नहीं कर सकते, इसलिए हम ट्रिक द्वारा याद करवा रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये मिल्क से याद आया मुझे कि वहाँ पे मैंने ये जो माता के दूध के जितने प्रकार होते हैं, एक कोलेस्ट्रम होता है, हिंड मिल्क होता है, फॉर मिल्क होता है ना, तो ये पास्ट मिल्क होता है, ये सारे मिल्क जो है ना मैंने वहाँ पे कराए हैं। जो शुरू के माता के दूध का जो 1 से 3 दिन का जो दूध होता है वो कोलेस्ट्रम कहलाता है। कोलेस्ट्रम जो दूध होता है वो एक गाढ़ा पीले कलर का दूध होता है और इसमें IgA एंटीबॉडी पाई जाती है, जो बच्चे को माता की छाती में अगर कोई संक्रमण फैला हो तो वो बच्चे को वो संक्रमण प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उसमें ये IgA एंटीबॉडी पाई जाती है। ये जो IgA एंटीबॉडी है इसको इम्यूनोग्लोबिन अल्फा भी बोलते हैं। इसके अलावा एक माता के दूध का प्रकार होता है फॉर मिल्क। ये जो फॉर मिल्क दूध होता है ये बच्चे की प्यास शांत करता है। एक माता का दूध होता है हिंड मिल्क। हिंड मिल्क जो होता है वो बच्चे की भूख शांत करता है। फॉर मिल्क में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, 90% पानी होता है, जिससे उसकी बच्चे की प्यास शांत होती है। और हिंड मिल्क में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है जो बच्चे की भूख शांत करता है ना। तो इस प्रकार से माता का दूध भी बच्चे को पर्याप्त पोषण प्रदान करता है, लेकिन माता का दूध आयरन नहीं देता है, ये आपको ध्यान रखना है। माता के दूध से बच्चे को सारा कुछ मिलता है, लेकिन माता के दूध से बच्चे को आयरन नहीं मिलता है। हाँ, तो बात चल रही थी एक शिशु जो कि 0 से 6 महीने का, उसे कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए है, 55 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एक 0 से 6 महीने तक के बच्चे को चाहिए। और ये 55 ग्राम कार्बोहाइड्रेट उसको कहाँ से मिलेगा, उसको माता के दूध से मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, एक शिशु जो कि 7 से 12 महीने का है, कितने का है, 7 से 12 महीने का है, प्रतिदिन उसको कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए। 7 से 12 महीने के बच्चे को 95 ग्राम या 95 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए है। एक शिशु, एक बच्चा जो कि 7 से 12 महीने का है, 0 से 6 महीने के बच्चे को कितना चाहिए है, 55 ग्राम चाहिए है। और 7 से 12 महीने के बच्चे को कितना चाहिए है, 95 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए, याद रखना। और ये 95 ग्राम
कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगा? माता के दूध से तो मिलेगा ही मिलेगा। माता तो दूध पिलाती है बच्चे को 1 साल तक, लेकिन उसको बाहरी ऊपरी आहार से भी उसको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ये याद रखना है। 7 से 12 महीने का जो बच्चा है वो ऊपरी आहार में पतला दलिया हो गया, दाल का पानी हो गया, घरों में उसको रोटी का टुकड़ा पकड़ा देते हैं उसके, क्योंकि उसके दांत आने लगते हैं तो वो चबाने लगता है। तो इस प्रकार से वो ऊपरी आहार को ग्रहण करता है। एक और चीज़ याद रखिएगा कि एक जो माता का दूध है, माता का दूध उसकी जब स्तनपान कराती है तो माता का दूध करीब 600 ml से 800 ml प्रतिदिन बनता है। शुरू के जो माह होते हैं, शुरू के 0 से 6 माह में माता के दूध जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट होता है। उसके बाद धीरे धीरे उसकी मात्रा कम होती जाती है। और जब बच्चे का दूध छुड़ाती है माता, जब बच्चे का दूध छूटता है तो उसको वीनिंग बोला जाता है, ये भी याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे का माता का दूध को छोड़ना क्या कहलाता है? तो बच्चे का माता की दूध को छोड़ना वीनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? वीनिंग। ये कुछ क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बीच बीच में बताती हूँ, उनको बहुत अच्छे से याद कर लिया कीजिए। माता के दूध को बच्चे का छोड़ना, माँ का दूध बच्चे का अपने आप ही छूटना क्या कहलाता है? वीनिंग कहलाता है। एक और टॉपिक आता है इससे संबंधित, लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या होता है? तो लाइटनिंग क्या होता है कि जब पहली बार माता को एहसास होता है कि उसके पेट में एक गर्भ है ना, माता को जब ये एहसास होता है तो उसको बोलते हैं हम लाइटनिंग। विनिंग किसको बोलते हैं? जब बच्चा दूध छोड़ता है तो उसको विनिंग बोला जाता है। एक 7 से 12 महीने के बच्चे को कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए है? 95 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट एक 7 से 12 महीने के बच्चे को चाहिए। फ्रेंड्स, ये न्यूज़ मैं देना भूल गई। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है आकांक्षा 1957। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। आंगनवाड़ी से संबंधित चार्ट यहाँ पे दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो रील्स बनाकर बहुत एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे कराए जा रहे हैं। तो अगर आपने नहीं करे हो, नहीं मुझे ज्वाइन किया हो आकांक्षा 1957 पर, तो इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी वीडियो को रोकिए, अभी वीडियो को पॉज कीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिए आकांक्षा 1957 और फॉलो कर लीजिए। आपको वहाँ पे अभी मैं केवल वहाँ पे आंगनवाड़ी से संबंधित क्वेश्चन ही डाल रही हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। जैसे ही आप इंस्टाग्राम खोलोगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद करने में मिल जाएंगे। साथ ही आंगनवाड़ी में जितने भी पोषण कार्यक्रम चल रहे हैं, सक्षम 2.0 के अंतर्गत पोषण कार्यक्रम चल रहे हैं, वो सारे भी मिल जाएंगे। तो सारे लोग आकांक्षा 1957 को फॉलो कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, एक 10 से 12 साल का लड़का और एक 10 से 12 साल की लड़की को प्रतिदिन 130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है। एक 13 से 15 साल के लड़का और लड़की को 130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। एक 16 से 18 साल के लड़के और लड़की को प्रतिदिन 130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। तो ये सारे ही फैक्ट सही हो जाएंगे। ये ध्यान रखो कि चाहे एक सामान्य पुरुष हो चाहे सामान्य महिला हो, मतलब 10 से एक प्रौढ़ अवस्था तक की जो महिला होगी और पुरुष होगा उसको 130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ही आवश्यक होगा। लेकिन यदि वो गर्भवती होगी तो उसको प्लस 45 ग्राम आवश्यक होगी, और यदि वो स्तनपान करा रही होगी तो उसको प्लस 70 ग्राम आवश्यक होगी। मतलब गर्भवती महिला को कितना? 175 ग्राम और स्तनपान कराने वाली को 200 ग्राम। 0 से 6 महीने के बच्चे को कितना चाहिए है? 55 ग्राम चाहिए है। और 6 से 12 महीने के बच्चे को कितना चाहिए है? 95 ग्राम चाहिए। ये सारे फैक्ट आप याद कर लो। कार्बोहाइड्रेट का ICMR आपको याद हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगला है, एक सामान्य पुरुष को प्रतिदिन कितना सेलेनियम चाहिए? देखो, हर चीज़ की एक यूनिट होती है। जैसे कि अभी आप प्रोटीन पढ़ रहे थे, अभी आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे, मैंने प्रोटीन आपको जो ICMR का रिपोर्ट फर्स्ट करवाई उसमें मैंने करवाया है, उसको पढ़ लीजिएगा, सारे फैक्ट याद हो जाएंगे आपको। MCQ में इसलिए करा रही हूँ कि MCQ आप लोगों को बहुत ईजी लगता है पढ़ने में, इसलिए मैं MCQ विथ थ्योरी और MCQ दोनों लेके आई हूँ, है ना। तो ये प्रोटीन हुए, कार्बोहाइड्रेट हुई, है ना, वसा हुई, इनको हम ग्राम में देते हैं। किस में देते हैं? ग्राम में। जब हम ग्राम में दे रहे हैं मतलब हमें इसकी ज़्यादा मात्रा में आवश्यक है, इसलिए इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं।
ये जो सेलेनियम हुआ या विटामिन्स हुए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये माइक्रोग्राम में दिए जाते हैं। और इसके अलावा कैल्शियम हुआ, है ना, ये कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, ये मिलीग्राम में दिए जाते हैं। ग्राम से छोटा होता है मिलीग्राम, मिलीग्राम से छोटा होता है माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम से छोटा होता है इंटरनेशनल यूनिट। अब आपसे अगर किसी ने पूछा कि एक सामान्य पुरुष को कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ऑप्शन में दे दिया 130 ग्राम, 130 माइक्रोग्राम, 130 मिलीग्राम। अब आप क्या ऑप्शन लगाओगे? तब आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट किस में दिया जाता है, ग्राम में दिया जाता है, माइक्रोग्राम में नहीं दिया जाता है, ना ही मिलीग्राम में दिया जाता है। ये तो बहुत कम हो गया। कार्बोहाइड्रेट की तो हमको ज़्यादा मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यक होती है। अगर कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को नहीं मिलेगा तो हमें पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलेगी, है ना। तो यूनिट आपको मेनली याद रखना है। और एक और चीज़ आपको करना है कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो सारे लोग लाइक में बिल्कुल कंजूसी नहीं कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक कमेंट भी कीजिएगा। कमेंट मैंने ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा ही है कि अन्नप्राशन कार्यक्रम किस मंगलवार को आंगनवाड़ी में होता है, वो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब है सामान्य पुरुष को प्रतिदिन कितना सेलेनियम चाहिए है ना। तो सेलेनियम सामान्य पुरुष हो चाहे सामान्य महिला हो, सारे लोगों की बराबर मात्रा है। और ये जो mcg है, इस mcg का मतलब होता है माइक्रोग्राम। इस mcg को आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, है ना। अब एक सामान्य पुरुष को प्रतिदिन कितना सेलेनियम चाहिए है, तो 40 माइक्रोग्राम सेलेनियम एक सामान्य पुरुष को चाहिए है। कितना चाहिए है? एक सामान्य पुरुष को प्रतिदिन कितना सेलेनियम चाहिए है? 40 माइक्रोग्राम सेलेनियम एक सामान्य पुरुष को चाहिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा पूरा सुपरवाइज़र का कॉम्बो है, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ जिनको भी नहीं पता है। हमारे जो कॉम्बो है उसकी सबसे खासियत है कि डेली आप टेस्ट देते हैं। एक हमारा ही एक ऐसा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन है जहाँ पर डेली टेस्ट होते हैं। डेली आप खुद को आंकते हैं, आपको एक टॉपिक दिया जाता है, पूरे दिन भर उसको तैयार करवाया जाता है और रात को 10 बजे और दिन में 4 बजे उसका टेस्ट लिया जाता है। जो लोग रात को 10 बजे टेस्ट नहीं दे पाते हैं वो दिन में 4 बजे टेस्ट देते हैं। जो टेस्ट में आना है उसकी PDF हम तैयार करके देते हैं आपको, जो कि हमारा एक ऑनलाइन तैयारी होती है और रात को उसका टेस्ट होता है। क्या क्या आपको दिया जाएगा इस पूरे कॉम्बो में वो बता देती हूँ मैं। ऑनलाइन तैयारी, डेली टॉपिक वाइज टेस्ट, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि अभी हमारे चैनल पर किशोर न्याय अधिनियम चल रहा है, आज से ही स्टार्ट हुआ है। आज उसकी 27 परिभाषाएं जो हैं आज उसकी वो तैयार करवाई जा रही हैं ट्रिक से, जिसका रात को 10 बजे टेस्ट होगा। फिर 2-3 दिन में उसकी पूरी धाराएं याद करवाई जाएंगी। हर धारा महत्वपूर्ण है इसलिए वो सभी याद करवाए जाएंगे, क्योंकि शिफ्ट में एग्जाम है, कुछ भी आ सकता है। आप सोचे कि किशोर न्याय अधिनियम की आपने टॉप 50 कर ली, नहीं होगा। किशोर न्याय अधिनियम में बहुत सारे फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको करना ही होगा। डेली PDF दी जाएगी, ट्रिक द्वारा आंसर याद कराए जाएंगे, ऑडियो लेक्चर दिए जाएंगे, मैथ्स के वीडियो लेक्चर दिए जाएंगे, हजारों प्रश्नों की प्रैक्टिस होगी, 500 प्लस योजना आपको करवाई जाएंगी, साथ में उनके टेस्ट लिए जाएंगे। जैसे कि महिला बाल विकास विभाग की हमारी करीब 150-200 योजना मैं करवा चुकी हूँ और 200 ही प्रश्नों का टेस्ट भी ले चुकी हूँ। आदिवासी विभाग की योजनाएं हमारे ग्रुप में हो चुकी हैं। अब अगला जो होगा वो स्वास्थ्य विभाग की योजना होगी। जो भी इस प्रकार से टॉपिक वाइज करना चाहता है वो जल्द ज्वाइन कर ले, जितना जल्द होगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। जो लोग सोच रहे हैं कि अभी हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा पिछड़े का क्या होगा, तो देखो हम रिवीजन कराते हैं हर चीज़ का। किसी भी स्टूडेंट को पुराना पूरा याद नहीं होता। जो योजनाएं हो चुकी हैं, जो अधिनियम हो चुके हैं, उनको भी हम दोबारा कराएंगे। तो बिल्कुल भी आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा जो रह गया है वो कैसे होगा, वो सारा हम कवर कराएंगे। 1000 प्लस मैं CDP के क्वेश्चन दूंगी, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, बस आपको वही करना है। 11,000 एक सुपरवाइजर क्वेश्चन का प्रश्न बैंक आपको दिया जाएगा। 1000 ICMR के MCQ दिए जाएंगे। ये सारा कुछ हमारे ऑनलाइन ग्रुप में मिलेगा, जिसका चार्ज 799 है। टॉपिक वाइज टेस्ट और फ्री टेस्ट सीरीज ये अलग ही है, जो डेली होती है। एक दिन नहीं कि संडे के संडे ले लिया, ऐसा नहीं है, डेली टेस्ट होता है। इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई बुक्स नहीं है पढ़ने, आपको ऑफलाइन भी बुक्स पढ़ना है, तो आप हमारी 7 हार्ड कॉपी मंगवा सकते हैं। उसके साथ ऑनलाइन ग्रुप आपको ऑलरेडी मिलेगा। ये सारा पैकेज आपको ऑनलाइन भी मिलेगा। इसका चार्ज है 1599 प्लस इसमें कुरियर चार्ज रहेगा। 7 बुक्स में कॉम्बो बंच रहेगा। इसमें 5 थ्योरी रहेगी, एक MCQ रहेगा, एक वन लाइनर बुक रहेगी।
अधिनियम, धाराएं, ट्रिक द्वारा, कंप्यूटर, गणित, ये सारा कुछ ट्रिक द्वारा कवर करवाया जाएगा। इस प्रकार का एक प्रैक्टिस सेट भी आपको हमारे जो नोट्स के साथ मिलेगा। तो या तो आप नोट्स ले लीजिए, या अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप हमारा ये 799 वाला ऑनलाइन पैकेज ले लीजिए, या जो 1600 वाला है वो ले लीजिए। कोई भी आप ले सकते हैं जो आपका मन हो। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला अब हम पढ़ने वाले हैं विटामिन ए। विटामिन ए की मात्रा हम पढ़ने वाले हैं। देखिए विटामिन ए का आपका ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि रेटिनॉल, विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है। और आपको विटामिन ए के बारे में रेटिनॉल भी पूछा जा सकता है कि जो रेटिनॉल है वो कितना दिया जाता है। एक सामान्य पुरुष को रेटिनॉल की मात्रा कितनी होती है, या एक सामान्य महिला को रेटिनॉल की मात्रा कितनी होती है। तो आपसे रेटिनॉल भी पूछा जा सकता है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक विटामिन ए की मात्रा कितनी है। तो आपको याद रखना है विटामिन ए को ही रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम ही रेटिनॉल है। हमारे विटामिन की बात करें तो विटामिन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में सॉल्युबल मतलब जल में घुलनशील, और एक होता है फैट सॉल्युबल मतलब वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील केवल दो ही विटामिन हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। बाकी जो है वो वसा में घुलनशील हैं, जैसे कि ए हुआ, डी हुआ, ई हुआ और के हुआ। ये जो जो विटामिन ई जो है वो बांझपन के लिए जिम्मेदार होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो विटामिन के रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार होता है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। और विटामिन ए के कारण जीरोपथैलेमिया हो जाता है। जीरोपथैलेमिया का मतलब होता है रतौंधी। रतौंधी मतलब आँखें जो होती हैं, जो हमारी आँखें लिक्विड भरा हुआ रहता है, वो आँखें क्या होती हैं, ड्राई हो जाती है। उसके लिए उसको जीरोपथैलेमिया बोलते हैं। और शुष्क अतिरोधी रोग भी उसको बोला जाता है ना। तो ये याद रखिएगा, ये जल में घुलनशील केवल विटामिन बी और सी हैं, और ए, डी, ई और के जो है ये वसा में घुलनशील है। हम बात कर रहे हैं विटामिन ए की, तो विटामिन ए क्या है, वसा में घुलनशील है। इसको याद रखना है। विटामिन ए का नाम भी याद रखना है। विटामिन ए का नाम क्या है, विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। इसके अलावा इसकी कमी से जीरोपथैलेमिया एक रोग और होता है निक्टोलेपिया, वो रोग भी इसके कारण हो जाता है। इसकी खोज कब हुई थी, 1937 में विटामिन ए की खोज हुई थी, आपको ये भी याद रखना है। और इसकी खोज किसने की थी, एक हैरी होम्स थे और एक रूथ कॉर्बेट थे। हैरी होम्स और रूथ कॉर्बेट, हैरी होम्स और रूथ कॉर्बेट थे जिन्होंने विटामिन ए की खोज की थी। ये सारे फैक्ट आपको विटामिन ए के याद रखना है। बाकी विटामिन से संबंधित हम एक वीडियो पढ़ेंगे जिसमें विटामिन से संबंधित सारे एमसीक्यू पूरे विटामिन से संबंधित कर लेंगे। विटामिन बी के जो होते हैं 8 प्रकार होते हैं। टोटल विटामिन की बात की जाए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को मिला के तो 13 विटामिन होते हैं। विटामिन बी के 8 होते हैं और बाकी 5 होते हैं, तो इस प्रकार से 13 होते हैं। अब पहला है ICMR 2001 के अनुसार एक सामान्य पुरुष को प्रतिदिन कितना विटामिन ए अनुशंसित किया जाता है। विटामिन ए की मात्रा सबसे ज़्यादा अगर किसी को चाहिए होती है, गर्भवती हो, धात्री महिला हो या पुरुष हो, तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए एक सामान्य पुरुष को ही चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है, 1000 माइक्रोग्राम। देखो यहाँ पे माइक्रोग्राम आ गया है, इसको 1000 mcg भी बोल सकते हैं। ये यूनिट आपको याद रखना है। यही अगर ऑप्शन में आपको दे देते 1000 ग्राम, 1000 मिलीग्राम, 1000 माइक्रोग्राम, तो आपको यूनिट भी बहुत अच्छे से याद रखते चलना है कि जो माइक्रोग्राम है उसमें विटामिन ए दिया जाता है। अगर बच्चे की बात करें, जब भी एक छोटे से बच्चे को विटामिन ए का टीकाकरण किया जाता है, विटामिन ए का जो टीकाकरण किया जाता है जब बच्चा 9 महीने का होता है, जब बच्चा 9 माह का होता है, तो विटामिन ए का टीकाकरण किया जाता है। किसके साथ किया जाता है, खसरे की वैक्सीन के साथ। खसरे की वैक्सीन के साथ विटामिन ए का टीकाकरण किया जाता है। उस समय इसकी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है। कितनी दी जाती है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की दी जाती है। कब दी जाती है, जब बच्चा बिल्कुल नवजात होता है और 9 महीने का हो जाता है। 9 महीने का जब बच्चा होता है तब उसको विटामिन ए का वैक्सीकरण किया जाता है, वैक्सीनेशन दिया जाता है। और कितनी यूनिट दी जाती है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की दी जाती है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं
तो ये यूनिट अब बढ़ जाती हैं, इसलिए इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, माइक्रोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपको याद रखना है कि विटामिन ए किस में यूनिट क्या होती है। सबसे पहले तो यूनिट याद रखोगे तब तो उसकी मात्रा याद रख पाओगे। जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं, प्रोटीन पढ़ रहे हैं और वसा पढ़ रहे हैं, तो वो ग्राम में ही होगा। इसके बाद कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये जो चीज़ हो गई, आयोडीन हुआ, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये मिलीग्राम में दी जाती हैं। बाकी की जो विटामिन्स हुए ये सारे हमको माइक्रोग्राम में लेने पड़ते हैं, लेकिन कुछ विटामिन होते हैं जो मिलीग्राम में लेते हैं। जैसे कि विटामिन B1 हो गया, विटामिन B2 हो गया, विटामिन B3 हो गया, विटामिन B6 हो गया, ये सारा हमको मिलीग्राम में लिए जाते हैं। विटामिन B9 ये हमें मिलीग्राम में दिए जाते हैं। तो ICMR 2020 के अनुसार एक सामान्य पुरुष को कितना विटामिन ए चाहिए है, 1000 माइक्रोग्राम। कितना चाहिए एक सामान्य पुरुष को, 1000 माइक्रोग्राम विटामिन ए एक सामान्य पुरुष को चाहिए है। अगला है एक सामान्य महिला को प्रतिदिन कितना विटामिन ए चाहिए। पुरुष को हमने पढ़ लिया 1000 माइक्रोग्राम, जो एक सामान्य महिला होती है उसको चाहिए है 840 माइक्रोग्राम। सामान्य महिला को कितना चाहिए है, 840 माइक्रोग्राम एक सामान्य महिला को चाहिए होता है। अगला क्वेश्चन है एक गर्भवती महिला को ICMR 2020 के अनुसार कितना रेटिनॉल की आवश्यकता होती है। किसका पूछ रहे हैं, जो एक गर्भवती महिला होती है। अभी हमने पढ़ा कि एक सामान्य पुरुष को कितना चाहिए है, 1000 माइक्रोग्राम चाहिए। सामान्य महिला को कितना चाहिए है, 840 माइक्रोग्राम चाहिए। और गर्भवती महिला को प्रतिदिन कितना रेटिनॉल की आवश्यकता होती है, 900 माइक्रोग्राम, मतलब 60 माइक्रोग्राम अतिरिक्त चाहिए होता है सामान्य महिला से। 900 माइक्रोग्राम किसको चाहिए होता है, गर्भवती महिला को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 900 माइक्रोग्राम। गर्भवती महिला को कितना विटामिन ए चाहिए है या कितना रेटिनॉल चाहिए है, 900 माइक्रोग्राम रेटिनॉल चाहिए। सामान्य महिला से कितना अतिरिक्त चाहिए है, तो प्लस 60 माइक्रोग्राम एक सामान्य महिला से अतिरिक्त रेटिनॉल चाहिए एक गर्भवती महिला को। एक गर्भवती महिला को ICMR 2020 के अनुसार प्रतिदिन कितना रेटिनॉल आवश्यक है, तो कितना रेटिनॉल आवश्यक है, 900 माइक्रोग्राम। अगर ये क्वेश्चन कन्वर्ट करके आपसे ऐसा पूछ देते कि एक सामान्य महिला से, एक गर्भवती महिला को सामान्य महिला से कितना अतिरिक्त विटामिन ए चाहिए है या कितना अतिरिक्त रेटिनॉल चाहिए है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्लस 60 माइक्रोग्राम। ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ICMR 2020 के अनुसार एक धात्री महिला को प्रतिदिन कितना रेटिनॉल की आवश्यकता होती है। देखो सामान्य पुरुष को कितना हो गया, 1000 माइक्रोग्राम। 840 माइक्रोग्राम किसका हो गया, सामान्य महिला का। सामान्य पुरुष का 1000 माइक्रोग्राम। अब बात कर रहे हैं स्तनपान कराने वाली महिला को। स्तनपान कराने वाली महिला को विटामिन ए बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होता है, क्योंकि विटामिन ए जो होता है बहुत सारे रोगों से लड़ने में भी मदद करता है। और माता बच्चे को दूध पिलाती है तो उसको पोषण के लिए भी, प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए भी विटामिन ए की आवश्यकता होती है। तो जो धात्री महिला होती है या स्तनपान कराने वाली महिला होती है उसको कितना विटामिन ए आवश्यक होता है, 950 माइक्रोग्राम आवश्यक होता है। ICMR 2020 के अनुसार एक धात्री महिला को प्रतिदिन कितना रेटिनॉल आवश्यक है, 950 माइक्रोग्राम आवश्यक है। अब आपसे पूछें कितना ज़्यादा आवश्यक है, इनको कितना चाहिए था, सामान्य महिला को कितना चाहिए थी, 840, और जो स्तनपान कराने वाली महिला है उसको कितना चाहिए, 950। तो अंतर कितना हो गया, 110, मतलब 110 माइक्रोग्राम अतिरिक्त चाहिए है किसको, जो अब स्तनपान करा रही है धात्री महिला है, याद रखिएगा। तो धात्री महिला को टोटल कितना चाहिए है, 950 माइक्रोग्राम चाहिए है। एक गर्भवती महिला को कितना चाहिए है, गर्भवती महिला को 900 माइक्रोग्राम चाहिए। सामान्य महिला को कितना चाहिए, 840 माइक्रोग्राम चाहिए। और सामान्य पुरुष को कितना चाहिए है, 1000 माइक्रोग्राम चाहिए। या यूनिट भी याद रखिएगा, विटामिन ए की यूनिट क्या होती है, माइक्रोग्राम होती है। अगला है 0 से 6 महीने के बच्चे को
प्रतिदिन कितना विटामिन ए चाहिए। अब 0 से 6 महीने का बच्चा, वही बात हो गई है, बच्चे को जो विटामिन मिलेगा, 0 से 6 महीने के बच्चे को जो विटामिन मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, वो माता के दूध से ही मिलेगा विटामिन ए। माता के दूध से ऑलमोस्ट सभी विटामिन बच्चे को प्राप्त होते हैं, लेकिन जैसा कि अभी मैंने बताया आयरन नहीं मिलता है, आपको याद रखना है। एंटीबॉडी कौन सी मिलती है, IgA एंटीबॉडी मिलती है, जो माता के छाती के संक्रमण से, माता का जो शरीर होता है, उसकी जो छाती होती है जहाँ से बच्चा दूध पीता है, उसमें भी कोई संक्रमण हो सकता है, उस संक्रमण से ये IgA एंटीबॉडी बच्चे को बचाती है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन अल्फ़ा। क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन अल्फ़ा इसका फुल फॉर्म होता है। तो 0 से 6 महीने के बच्चे को प्रतिदिन कितना विटामिन ए चाहिए है, 350 माइक्रोग्राम। कितना विटामिन ए चाहिए है, 350 माइक्रोग्राम विटामिन ए एक 0 से 6 महीने के बच्चे को चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा। और सारी वीडियो की जानकारी आपका कौन सी आती है, तो इसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी सारी लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने बनाए हैं। एक मेरी ए सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं टॉपिक वाइज MCQ करा रही हूँ और टॉपिक वाइज थ्योरी भी करा रही हूँ। उसमें लगभग 43-44 वीडियो हो चुके हैं। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। कुपोषण को बहुत अच्छे से समझा दिया है, कुपोषण के जितने वर्गीकरण हैं वो भी बता दिए हैं। इसके अलावा खसरा, उल्टी, दस्त जो अलग सिलेबस में मेंशन है वो भी मैंने करवा दिए हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में अलग अलग मॉडल प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ, जिसमें करीब 18 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो बहुत इन सब की अलग अलग लिंक बनी है, इनकी मैंने प्लेलिस्ट में अलग बना दिया है। एक योजनाओं का पार्ट चल रहा है जिसमें बहुत सारी योजनाएं मैं करा रही हूँ, और इसमें महिला बाल विकास की हो गई हैं और आदिवासी चल रही हैं। तो नहीं देखी है, योजनाओं वाला वीडियो नहीं देखा है, योजनाओं के करीब 5-6 भाग हो चुके हैं। 11,001 प्रश्नों के करीब 5-6 भाग हो चुके हैं। तो ये सारे नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपकी सारा क्लियर हो जाए। आप यूट्यूब के द्वारा भी बहुत सारा चीज़ें कवर कर सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं या आप ऑनलाइन लेना सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कुछ लोगों के कमेंट आते हैं केवल टेस्ट सीरीज़, तो टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ आपको एक तैयारी भी मिल रही है, तो सिंगल टेस्ट सीरीज़ का हम क्या ही देंगे। और अगर हम आपको सिंगल टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराएंगे तो आप उसकी तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम जो टॉपिक देते आप खुद को दूसरे स्टूडेंट के कंपैरिजन में कमतर आंकेंगे तो आप ही डिमोटिवेट होंगे, क्योंकि हम उन स्टूडेंट की बहुत अच्छे से तैयारी कराते हैं फिर उसका टेस्ट लेते हैं। तो 0 से 6 महीने के बच्चे को प्रतिदिन कितना विटामिन ए चाहिए है, 350 माइक्रोग्राम चाहिए। अगला है 6 से 12 महीने के बच्चे को प्रतिदिन कितना विटामिन ए चाहिए। देखो, 0 से 6 महीने के बच्चे को भी 350 माइक्रोग्राम चाहिए है, और 6 से 12 महीने के बच्चे को भी 350 माइक्रोग्राम चाहिए है। आपको ये याद रखना है, 6 से 12 महीने के बच्चे को भी 350, मतलब 0 से 12 महीने का बच्चा रहेगा, पूरे 1 साल तक के बच्चे को कितना विटामिन ए चाहिए है, 350 माइक्रोग्राम चाहिए है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला है 10 से 12 वर्ष के बालक को प्रतिदिन कितना विटामिन ए चाहिए। 10 से 12 वर्ष के लड़के को, यहाँ लड़का और लड़की में डिफरेंस हो जाएगा, लड़के को थोड़ा ज़्यादा चाहिए रहेगा, लड़की को थोड़ा कम चाहिए रहेगा, ये याद रखना। अब 6 से 12 वर्ष के लड़की को कितना चाहिए है और लड़के को कितना चाहिए है, तो देखो इसमें लड़के को चाहिए है 790 है, सॉरी ये देखो ये बालिका होगी, हाँ सॉरी बालक होगा, लेकिन यहाँ पे कितना होगा 790। ये आपको याद रखना है, जो बालक होगा उसको चाहिए होगा 790 माइक्रोग्राम, और जो बालिका होगी, बालिका को चाहिए होगा 770 माइक्रोग्राम। ये दोनों याद रखना। विटामिन ए बालक को चाहिए 790 माइक्रोग्राम और बालिका को कितना चाहिए है 770 माइक्रोग्राम, ये आपको याद रखना है। 10 से 12 साल की लड़की को मैंने भी ऊपर बताया है 770 मिलीग्राम चाहिए है। अगला है 13 से 15 वर्ष के लड़के को प्रतिदिन कितना विटामिन ए चाहिए है। 13 से 15 साल का अगर लड़का है तो उसे प्रतिदिन कितना चाहिए है। 13 से 15 साल के लड़के को 930 माइक्रोग्राम विटामिन ए चाहिए है। 13 से 15 वर्ष के लड़के को कितना चाहिए है, 930 माइक्रोग्राम विटामिन ए 13 से 15 साल के लड़के को चाहिए। यहाँ 13 है और यहाँ पे 930 है, ऐसे याद रखो, ये 3 की बन रही है ये, है ना। तो 13 से 15 और ये बन रहा है क्या 930, तो ये 930, 3 तिरका यहाँ पे हो जाएगा 9,
है ना। तो ऐसे कुछ ट्रिक बना के याद कर लेना। 13 से 15 साल के लड़के को कितना विटामिन ए चाहिए है? 930 माइक्रोग्राम चाहिए है। अगला है 13 से 15 साल की लड़की को, लड़के को तो चाहिए कितना? 930 चाहिए लड़के को। अब आपसे पूछें कि 13 से 15 साल की लड़की को कितना चाहिए है, तो लड़की को चाहिए है 890। एक सामान्य महिला को चाहिए होता है 840, लेकिन जब 13 से 15 साल की लड़की होती है, ग्रोइंग एज में होती है, तो उसको ज़्यादा विटामिन ए चाहिए होता है। कितना चाहिए होता है? 890 माइक्रोग्राम। 13 से 15 साल की लड़की को कितना विटामिन ए चाहिए है? 890 माइक्रोग्राम चाहिए। सारे लोग लाइक और कमेंट ज़रूर करते जाइएगा। अगला है 16 से 18, इसकी PDF हमारा जो ग्रुप है, जो आप लोगों को मिला है टेस्ट के साथ, वो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन में, उसके डाल के एक साथ इसके टेस्ट ले लूँगी। 16 से 18 साल के लड़के को प्रतिदिन कितना विटामिन ए चाहिए? 16 से 18 साल के लड़के को उतना ही विटामिन ए चाहिए होगा जितना कि एक सामान्य पुरुष को चाहिए है, तो ये याद रखना है। अगला है 16 से 18 साल की लड़की को कितना चाहिए? 16 से 18 साल की लड़की को 860 चाहिए होता है, जबकि एक सामान्य महिला को कितना चाहिए है? 840 चाहिए होता है। मतलब अगर 13 से 18 साल की लड़की अगर हम देखी जाए, 13 से 18 साल की लड़की की अगर बात की जाए, तो उनको ज़्यादा विटामिन मतलब जब चाहिए पड़ता है। मतलब 13 से 15 साल की लड़की को सबसे ज़्यादा विटामिन चाहिए होता है लड़कियों की कैटेगरी में देखा जाए तो, ये 890। और फिर जब वो 16 से 18 आती है तो 816 हो जाती है, और एक सामान्य महिला होती है तो वो 840 पहुंच जाती है। ये फैक्ट आपको याद रखना है, 890, 860 और 840। इसके बाद जब वो गर्भवती होती है तो उसको कितना चाहिए रहता है? 900 चाहिए होता है। जब वो स्तनपान कराती है तो उसको कितना चाहिए रहता है? 940 रहता है। एक पुरुष को 1000 आपको याद रखना है। 16 से 18 साल से जब वो एक वयस्क तक हो जाता है, एक पुरुष बन जाता है, तब तक उसको 1000 ही चाहिए होता है। महिलाओं की स्टेज बदलती रहती है, पुरुष की स्थिति जो होती है वही रहती है। इसके अलावा ये भी याद रखिए कि आँखों की रेटिना में एक प्रकाश संवेदनशील तंत्रिका होती है, जो उसको हम फोटो रिसेप्टर बोलते हैं। ये विटामिन ए जो होता है इसी के कामकाज में मदद करता है। रात को हमें जो सही से दिखाई देता है वो इसी विटामिन ए के कारण दिखाई देता है। अगर विटामिन ए हमारे में नहीं होगा तो हमको रतौंधी हो जाएगा। रतौंधी का मतलब होता है रात में दिखाई ना देना, है ना। तो ये हमारी आँखों में एक फोटोथैल्मिया करके एक कण पाया जाता है, फोटो रिसेप्टर करके, जो कि प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। अगर लाइट नहीं भी है ना तो भी हमको दिखाई, अगर अंधेरा हो जाएगा और एक रतौंधी वाले लड़के को खड़ा कर दिया जाए तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, है ना। वो उसकी आंखें केवल प्रकाश के प्रति ही संवेदनशील होंगी। फ्रेंड्स, ये मेरी बुक्स हैं, ये आप देख सकते हैं। 7 बुक्स का कॉम्बो है। अगर बुक्स मंगाना चाहते हैं तो बुक्स मंगा सकते हैं। वो केवल ऑनलाइन पैकेज लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन पैकेज ले सकते हैं। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।